गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हाजिर हूँ ग्रांड टेस्ट का सिलेबस पैटर्न लेकर। ठीक है, तो 9 नवंबर को जो हमारा ग्रैंड टेस्ट होने वाला है उसके लिए सिलेबस क्या है सबसे पहले ये समझ लें आप अच्छे से, और हम उसकी तैयारी कैसे करेंगे, ये दो बात आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सिलेबस की जहाँ तक बात है तो इस टेस्ट में हमने फिजिक्स में 4 चैप्टर रखे हैं। पहला चैप्टर है आपका यूनिट एंड मेजरमेंट्स, दूसरा चैप्टर है आपका मोशन इन 1D, तीसरा चैप्टर है आपका मोशन इन 2D और चौथा चैप्टर है आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। अब हमें किस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना चाहिए और किस चैप्टर में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। तो जहाँ तक बात है जेई और नीट की, ठीक है ना, तो जेई में 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपका, और नीट में 45 क्वेश्चंस टोटल आपका 50 क्वेश्चंस मैं दूंगा। 50 में से आपको 45 क्वेश्चन ही करने हैं, ठीक है। वो इंस्ट्रक्शंस आपका पेपर पे लिखा रहेगा, ठीक है। वो आप जैसे एग्ज़ाम देते आ रहे हैं उसी तरह से एग्ज़ाम दीजिए, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। जो मेन बात है कि जैसे मान लीजिए कि यूनिट एंड मेजरमेंट्स, इसमें हमें कौन कौन से टॉपिक रिवीजन के तौर पर कम टाइम में हमें कवर करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहली बात है कि जैसा कि आप प्रीवियसली जितने भी आपने डीपीपी सॉल्व किए हैं और जो आपने टेस्ट दिए हैं, इसके पहले भी आपने टेस्ट दिए हैं, उन सभी क्वेश्चंस का प्रैक्टिस अच्छे से कर ले जो यूनिट एंड डायमेंशन का है, ठीक है। मतलब जिस चैप्टर का आपने टेस्ट दिया है वो सारे क्वेश्चंस को अच्छे से स्टडी करें। उसका डीपीपी देखिए, डीपीपी में क्वेश्चंस कैसे हैं। उसमें मैंने आपको इसके पहले बताया था कि क्वेश्चन को कैसे स्टार मार्क किया जाता है। फिर भी जो नए स्टूडेंट हैं जिन्होंने न्यूली एडमिशन लिया है या फिर लेट एडमिशन लिया है या किसी कारणवश जिनका क्लास मिस हो गया है और वो टेस्ट में भी नहीं आ पाए हैं और जिनको डीपीपी भी नहीं मिल पाया या जिनको डीपीपी मिला है लेकिन उनका डीपीपी बाय मिस्टेक खो गया है, तो वैसे बच्चे क्या करें, ठीक है। तो अब बात करते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट्स की। तो यूनिट एंड मेजरमेंट्स में 3 मेजर टॉपिक है आपका। तो पहला टॉपिक है आपका यूनिट कैसे निकालते हैं, दूसरा टॉपिक है डायमेंशन कैसे निकालते हैं। यूनिट निकालना और डायमेंशन निकालना ये 2 चीज़ तो आना चाहिए। तीसरा जो है आपका एरर एंड मेजरमेंट्स है, ठीक है ना। तो एरर का तो जो भी सवाल है, मैंने एरर के बहुत अच्छे सवाल क्लासरूम में भी कराए हैं। 20 क्वेश्चन का आपको असाइनमेंट भी दिया था 20 क्वेश्चंस का, वो असाइनमेंट ज़रूर कंप्लीट करें, ठीक है। उसके बाद फिर आपका जैसे एरर हो गया आपका, तो एरर एंड मेजरमेंट्स, तो मेजरमेंट्स जब हम लोग करते हैं तो उसमें राउंडिंग ऑफ एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स ये भी आता है, ठीक है। लेकिन इस टेस्ट में जो यूनिट एंड मेजरमेंट्स चैप्टर मैंने डाले हैं वो फ्रिक्शन के जगह पर डाला है, ठीक है। तो इसलिए इस चैप्टर से उतना ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं रहेगा, ये मैं आपको पहले कंफर्म कर देना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया सबसे कम वेटेज वाला चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट्स। क्योंकि इसमें कम वेटेज क्यों रखा गया, क्योंकि इसके पहले इस पर कई सारे डीपीपी भी हमने लिए, कई सारे हमने टेस्ट भी कराए, बहुत सारा चीज़ हो गया, ठीक है। तो अब उसी चीज़ को बार बार अगर हम करते हैं तो रिपीटेशन होगा। क्वेश्चन भी जो आएंगे हो सकता है कि क्वेश्चन रिपीट हो जाए, ये भी हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन रिपीट हो, ऐसा हो सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सारा यूनिट एंड मेजरमेंट्स का जितना भी डीपीपी कराया है, जितना भी आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, असाइनमेंट्स दिए हैं, प्रीवियसली टेस्ट मैंने लिए हैं, वो सारा टेस्ट पेपर अच्छे से आप कर लीजिए। कोई एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और अगर किसी ने कुछ भी नहीं किया तो सिर्फ क्लास नोट्स कर लो, दैट इज़ एनफ फॉर दिस टेस्ट। ओके, नाउ द सेकंड चैप्टर इज मोशन इन 1 डायमेंशन। मोशन इन 1 डायमेंशन को आप 3 पार्ट में ब्रेक कर दीजिए। पहला छोटे छोटे डेफिनेशन है, दूसरा आपका इक्वेशन ऑफ मोशन है और तीसरा है आपका ग्राफ सेक्शन, ठीक है। ये 3 पार्ट में आप डिवाइड कर दो, तीनों पार्ट को आप अच्छे से देखें। जो छोटे छोटे डेफिनेशंस हैं जैसे एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, रेस्ट है, मोशन, ये सब क्या क्या होता है, ठीक है। तो उस तरह से आप इसको प्रिपेयर करें, ठीक है। और जो आपका जैसे मान लीजिए कि ग्राफ सेक्शन है, एक्सटी ग्राफ क्या होता है, वीटी ग्राफ क्या होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, उसमें कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ग्राफ में जैसे स्लोप कैसे निकलता है, स्लोप को हम tan थीटा बोलते हैं, तो वो सब कैसे होता है, ठीक है। ग्राफ का एरिया निकालते हैं तो क्या होता है,
ये सब चीज़ अच्छे से आप कर लें। और इक्वेशन ऑफ मोशन में सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे कोई पार्टिकल है वो स्ट्रेट लाइन मोशन में चल रही है, तो उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ देगा, आपको डिस्प्लेसमेंट पूछ देगा, एक्सेलेरेशन पूछ देगा, या फिर कोई इक्वेशन दिया हुआ है, मान लीजिए कि एक्स पोजीशन और टाइम का रिलेशन दिया हुआ है और आपसे एक्सेलेरेशन पूछेगा, तो उसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, 3 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्सेलेरेशन मिल जाएगा, ठीक है ना। तो वो हमें मतलब कौन सा अप्रोच हमें कहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर का जो वेटेज है वो ठीक ठाक है, मतलब इस चैप्टर से नीट की अगर बात करूँ तो नीट वाले पेपर में कम से कम 7 क्वेश्चन रहेंगे इसमें से। और जो जेई सेक्शन है उसमें उसके लिए इस चैप्टर में इंटीजर और आपका सिंगल करेक्ट ये सब मिलाकर जेई वालों को 4 से 5 क्वेश्चन मान के चलो, 4 to 5 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। और नीट वालों को 7 से 8 क्वेश्चन रहेंगे। ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 3 जो है वो थोड़ा सा मेजर चैप्टर है, उसको आप बहुत केयरफुली करें क्योंकि ये रिसेंटली हुआ है और इस पर आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस भी नहीं लिया है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4 ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब इस मतलब ये जो चैप्टर मैंने बता रहा हूँ 4 चैप्टर में जो चैप्टर नंबर 3 है वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये आपका 5वां चैप्टर मतलब चौथा चैप्टर हो जाएगा, मोशन इन 2 डायमेंशन, ठीक है। मैं एनसीईआरटी के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, मैंने जो 4 चैप्टर सिलेबस में बताए हैं उसके अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 3 आपका मोशन इन 1 डायमेंशन, सॉरी मोशन इन 2 डायमेंशन है। तो मोशन इन 2 डायमेंशन में देखिए इसके 2 पहलू हैं, एक है आपका प्रोजेक्टाइल मोशन और दूसरा आपका सर्कुलर मोशन, ठीक है। अब सर्कुलर मोशन का भी 2 पार्ट है, जो कि एक पार्ट आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के पहले पढ़ना है, काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, और जो डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन है वो एनएलएम के बाद पढ़ना है। तो आप इसमें डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन ना करें, सिर्फ आप काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन कर लें। ये 9 तारीख वाले टेस्ट के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। और जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसका आपने पूरा पढ़ा है, टेस्ट भी दिया है, डीपीपी भी मैंने दिया है, असाइनमेंट भी लिया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करा हूँ। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में कुछ भी नहीं छोड़ें, उसको पूरा अच्छे से कंप्लीट करें। और सर्कुलर मोशन में जितना पढ़ाया गया है उसको आप अच्छे से करें, ठीक है। वो या तो मैंने पढ़ाया हो या किसी और टीचर ने पढ़ाया हो, आप कोई भी टीचर का हो तो आप उसको अच्छे से कर लें, ठीक है। अब बात होती है कि सर इस चैप्टर में देखो जब एनसीईआरटी पढ़ोगे या कोई और बुक पढ़ोगे तो इसमें देखो स्केलर एंड वेक्टर भी एक टॉपिक है जो कि इस चैप्टर के अंदर ही है, तो आप उसको भी साथ में लेकर चलें। स्केलर एंड वेक्टर से भी सवाल रह सकता है, इसलिए उसको अलग से मैंने चैप्टर का नाम नहीं बताया क्योंकि वो चैप्टर नहीं है, वो एक छोटा सा टॉपिक है जो कि बेसिक मैथ्स के अंतर्गत उसको रख सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में मोशन इन 2 डायमेंशन के अंदर उसको रखा गया है, ठीक है। तो आप उसको स्केलर एंड वेक्टर में आप जैसे स्केलर 1 by 1 में बता देता हूँ कि किस में क्या क्या पढ़ना है। जैसे आप बात करेंगे मोशन इन 1 डायमेंशन के अंदर 3 कॉन्सेप्ट हो गए, 2 तो मेन हो गया आपका प्रोजेक्टाइल मोशन एंड सर्कुलर मोशन, तीसरा हो गया आपका स्केलर एंड वेक्टर। तो स्केलर एंड वेक्टर जो हम पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे कि स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, 2 वेक्टर को जोड़ते कैसे हैं, वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, यूनिट वेक्टर क्या होता है, उसको यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है, वेक्टर का कंपोनेंट कैसे निकलता है, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर कैसे होता है, वो क्या होता है और उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर ये सारा टॉपिक आप अच्छे से कर लेंगे तो स्केलर एंड वेक्टर आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका प्रोजेक्टाइल मोशन का बेसिक डेफिनेशंस इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको क्योंकि डेफिनेशंस इसमें नहीं पूछा जाएगा। ये आपका जेई और नीट पैटर्न टेस्ट है, तो इसमें न्यूमेरिकल पे आप ज़्यादा फोकस करें किसी भी चैप्टर का, ये चारों चैप्टर के लिए मैं बता रहा हूँ। तो थ्योरेटिकल पोर्शन को कम कवर करें, न्यूमेरिकल जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। इसके पहले जो हम टेस्ट हुआ, अभी जो थ्योरी टेस्ट हुआ उसमें मैंने थ्योरी पे एफर्ट ज़्यादा लगाया था और इसमें हम वैसा नहीं करेंगे, इसमें हम न्यूमेरिकल्स पे ज़्यादा एफर्ट्स लगाएंगे, ठीक है। और सोर्स में हम कोई अच्छा बुक्स रखेंगे, ऑथराइज्ड बुक फॉलो करिए, ठीक है ना। जहाँ तहाँ का स्टडी मटेरियल फॉलो मत करिए प्लीज़, कोई स्टैंडर्ड स्टडी मटेरियल फॉलो करिए या फिर क्लास नोट्स फॉलो करिए और डीपीपी वगैरह ज़रूर फॉलो करिए। क्लास नोट्स प्लस डीपीपी कर लेंगे तो मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपके पास टाइम बच जाता है तो और कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में 3 चीज़ें तो कॉमन है, मैक्सिमम हाइट आपका, फिर टाइम ऑफ फ्लाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज, ये 3 तो पूछता ही है।
और कई बार इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पे भी क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। एक आपको उसके फॉर्म में दिया रहेगा तो उससे रिलेटेड आपको पूछ देगा, कुछ भी पूछ देगा आपको, है ना, कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के फॉर्म में कोई इक्वेशन दिया रहेगा और उसी में पूछेगा कि इसका रेंज क्या होता है, ये टाइम क्या होता है, तो वहाँ से आपको डेटा मैच करके निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो वो सब मैंने क्लास में बहुत अच्छे से कराया है, सारे केसेस मैंने करा दिए हैं, ठीक है। जितना भी मैंने क्लास नोट्स में कराया है उसको आप बहुत अच्छे से कर लें। उसके बाद बात करते हैं सर्कुलर मोशन की। सर्कुलर मोशन का बेसिक फार्मूला v इक्वल्स टू ओमेगा आर, उसके बाद आपका एक्सेलरेशन v²/r, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो जो उसके बाद जो v इक्वल्स टू ओमेगा आर है एक्चुअल में वो क्रॉस प्रोडक्ट को फॉलो करता है, वेक्टर है वो, वेलोसिटी वेक्टर इक्वल्स टू ओमेगा वेक्टर इंटू आर वेक्टर, ऐसे होता है। तो उसको आप अच्छे से कर लें, उसका मैग्नीट्यूड फॉर्म क्या होता है, उसका ये वेक्टर फॉर्म क्या होता है, कैसे निकालते हैं उसको। अगर हमें डेटा वेक्टर फॉर्म में दिया रहेगा तब कैसे निकालेंगे, अगर हमें इक्वेशन ऑफ फॉर्म में दिया रहेगा तब कैसे निकालेंगे, अगर डेटा रहेगा तो कैसे निकालेंगे। फिर उसके बाद सर्कुलर मोशन में इक्वेशन ऑफ मोशन जो हम स्ट्रेट लाइन मोशन में या मोशन इन वन डायमेंशन में जो हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करते थे, तो यहाँ पर सर्कुलर मोशन में इक्वेशन ऑफ मोशन किस तरह से वेरी करता है वो भी आप अच्छे से देख लें। जैसे आपको थीटा और टाइम का रिलेशन दिया रहेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रिलेशन, और उसके बाद आपसे ऐसा पूछ सकता है कि एक्सेलरेशन क्या होगी पार्टिकल की या उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, तो ओमेगा इक्वल्स टू डी थीटा बाई डी टी होता है और एक्सेलरेशन इक्वल्स टू डी ओमेगा बाई डी टी होता है, ठीक है। उसके बाद सर्कुलर मोशन में जो एक्सेलरेशन मैंने बताया है वो दो तरह के एक्सेलरेशन बताए हैं, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बताए हैं और एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बताए हैं। तो इन दोनों पे आप अच्छे से क्लास नोट्स फॉलो करें। नेट एक्सेलरेशन कैसे निकलता है इसको भी आप अच्छे से देखें, इसका आपने ऑलरेडी थ्योरी में बहुत अच्छे से आपने एग्ज़ाम दिए होंगे, क्योंकि थ्योरी में भी मैंने बताया था, लेकिन यहाँ पर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे आपको, ठीक है। बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। रहेगा कुछ क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि कुछ MCQ ऐसा रहे जो देखते के साथ आपको समझ में आ जाए, वो टिक भी कर देंगे आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं, इफ एंड बट नहीं है। बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो रहेगा वो न्यूमेरिकल ही रहेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 की, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के दो पार्ट हैं, एक आपका फ्री बॉडी डायग्राम है और दूसरा आपका फ्रिक्शन है। तो जो फ्रिक्शन का पोर्शन है वो आप मत करिएगा, ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन किसी भी लेक्चर्स में हुआ नहीं है, तो आप उसको टच नहीं करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि फ्रिक्शन से क्वेश्चंस मैंने डाले ही नहीं, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा जो मैंने फ्रिक्शन से डाला हूँ। आपको सारे क्वेश्चंस जो रहेंगे वो फ्री बॉडी डायग्राम पर रहेंगे। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताना भूल गया, मोशन इन 2 डायमेंशन का वेटेज भी थोड़ा ऊपर के जो 2 चैप्टर हैं उससे ज़्यादा रहेगा, और सबसे ज़्यादा वेटेज रहेगा आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का, क्योंकि ये NLM एकदम रिसेंट चैप्टर है, इस पर टेस्ट भी नहीं हुआ है और इस पर अभी हम लोग प्रैक्टिस कर ही रहे थे और बीच में एग्ज़ाम आ गया, ठीक है। तो इस पर भी 1-2 लेक्चर भी हमें और लेना है। तो जितना मैंने पढ़ाया है, जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पे, आप इसमें ब्लॉक सिस्टम है, एक ब्लॉक को टेबल पर रखा हुआ है, फिर 2 ब्लॉक है, दोनों ब्लॉक को रस्सी से जोड़ के रखे हैं, या 3 ब्लॉक को रस्सी से जोड़ के रखे हैं, इधर फोर्स लगा रहे हैं तो क्या हो सकता है ये सारा चीज़। उसके बाद एक ब्लॉक है, उसको ऐसे सरफेस के साथ हैंग किए हैं, उसके बाद उसके नीचे एक ब्लॉक रखे हैं, फिर उसके नीचे स्प्रिंग लगा दिए, उसके नीचे दूसरा ब्लॉक रखे हैं। ये क्वेश्चंस मैंने आपको इस टाइप का उसमें भी थ्योरी टेस्ट में भी दिया था, लेकिन उसमें जो क्वेश्चंस था बहुत सिंपल क्वेश्चन था, उतना सिंपल इसमें नहीं पूछा जाएगा, इसमें थोड़ा सा लेवल ऊपर रहेगा, ठीक है। तो जेई और नीट का जो लेवल होता है वही लेवल आपका रहेगा। तो आप मान के चलिए कि मोशन इन 2 डायमेंशन से लमसम 10 से 12 क्वेश्चंस रहेंगे, एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से 13 से 15 क्वेश्चन रह सकते हैं, ज़्यादा भी रह सकते हैं, नीट के लिए मैं बता रहा हूँ। और जेई के लिए आप ऑन एंड एवरेज मान के चलो कि 2 क्वेश्चन यूनिट एंड मेजरमेंट से, 4 से 5 क्वेश्चन मोशन इन 1 डायमेंशन से, 8 से 10 क्वेश्चन आपका मोशन इन 2 डायमेंशन से, और 10 से 12 क्वेश्चन रह सकता है आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से, ठीक है। आप एक बार फिर से अच्छे से समझ लें, नीट वाले जो बच्चे हैं उनके लिए मैं फिर से बता रहा हूँ, जो यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स हैं उससे आपका 5 से 6 क्वेश्चन रह सकता है, ठीक है। मोशन इन 1 डायमेंशन में 7 से 9 क्वेश्चन रह सकता है या 8 क्वेश्चन रह सकता है। जो मोशन इन 2 डायमेंशन है उसमें तीनों हैं, स्केलर फैक्टर सब मिला के, तो 10 से 12 क्वेश्चन रह सकता है उसमें से, ठीक है। और जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है उसमें वेटेज सबसे ज़्यादा है, तो उसमें 15 क्वेश्चन भी रह सकता है, 13 भी रह सकता है, 17 भी रह सकता है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। ये हो गया नीट के लिए।
जेई की अगर बात करें तो जेई के लिए 2 क्वेश्चंस हो गया आपका यूनिट एंड मेजरमेंट से, 4 से 5 क्वेश्चंस हो गया आपका मोशन इन 1 डायमेंशन से, 8 से 10 क्वेश्चन हो गया आपका मोशन इन 2 डायमेंशन से, और 10 से 12 क्वेश्चन हो गया आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से। फ्रिक्शन नहीं करना है, गलती मत करिएगा, फ्रिक्शन नहीं पढ़ाया गया अच्छे से, इसलिए उसको अभी टच नहीं करना है, भूल कर भी उसको ना देखें ना पढ़ें। कोई भी अगर फ्रिक्शन का सवाल आता है, जो भी सवाल पूछे गए हैं उसमें सारे क्वेश्चंस मैंने कोशिश किया है कि फ्रिक्शनलेस ही डाला हूँ स्मूथ सरफेस के लिए। इन केस अगर कोई क्वेश्चंस गलती से बाय मिस्टेक चला जाता है तो उसको मैं चेंज कर दूंगा, ठीक है। तो इसके साथ मैं यहाँ पर स्टॉप करता हूँ। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सअप करिए या फिर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, लेकिन कमेंट बॉक्स में चेक नहीं करता हूँ टू बी वेरी फ्रैंक, ठीक है। तो ये आप अगर कुछ भी डाउट्स होता है तो मेरे पर्सनल नंबर पे आप व्हाट्सअप करिए। ओके, थैंक यू।